तारीख थी 6 अप्रैल, साल था 2024। राहुल गांधी हैदराबाद पहुंचे थे कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च करने। इस दौरान उन्होंने कहा, हम पहले जातिगत जनगणना कराएंगे जिससे पता चल सके कि ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक कितने हैं। उसके बाद ऐतिहासिक कदम उठाते हुए वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराएंगे। इससे पता करेंगे कि देश की संपत्ति का वितरण कैसे हुआ है। हैदराबाद के अलावा कई दूसरे स्थानों पर कई बार उन्होंने ये बात दोहराई, जिसका अर्थ ये निकलता है कि वे देश के नागरिकों की संपत्ति को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। अब भारतीय राजनीति और सामाजिक व्यवस्था में ऐसे विचार घोर कम्युनिस्ट विचार कहे जाएंगे। ये न केवल स्वतंत्र सामाजिक व्यवस्था के उलट है, बल्कि संविधान से नागरिकों को मिली कानूनी स्वतंत्रता के भी विपरीत है। सवाल यह है कि जो कांग्रेस पार्टी पूर्व में इस तरह के विचार सार्वजनिक करने से हमेशा बचती रही, आज उस पार्टी के सबसे बड़े नेता ऐसे विचारों को अपनी राजनीति का आधार कैसे बना रहे हैं। आखिर राहुल गांधी टूलकिट कम्युनिस्ट सिस्टम के वाहक कैसे बने? नेहरू और इंदिरा की सेंटर ऑफ द लेफ्ट पॉलिटिक्स से राहुल गांधी की लेफ्ट पॉलिटिक्स अलग कैसे है, और इतना अलग कि आज उनकी राजनीति में कुछ भी भारतीय नजर क्यों नहीं आता? आखिर उन्होंने ये राजनीतिक दर्शन किससे सीखा? किसी पॉलिटिकल गुरु से या फिर अपनी मां सोनिया गांधी से? और अंतिम सवाल ये कि क्यों राहुल गांधी अपनी इस राजनीति से देश में सफल नहीं हो रहे? नमस्कार, मैं हूं चमन मिश्रा। द पैम्फलेट के नए साप्ताहिक कार्यक्रम मंथन में आज हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था तो राहुल गांधी जर्मनी चले गए। इसमें कुछ नया नहीं है। वे अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर विदेश निकल जाते हैं। कई बार पूर्व नियोजित कार्यक्रम रहता है तो कई बार उनके जाने के बाद पता चलता है कि वे चले गए। और हाँ, जर्मनी जाकर उन्होंने अपनी आदत के अनुरूप वहाँ भी देश को नीचा दिखाने वाले बयान दिए। वे वहाँ BMW के शोरूम में घूम रहे हैं, कार और बाइक पर ज्ञान दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि इससे पहले बिहार में चुनाव प्रचार छोड़कर अचानक वे कोलंबिया और पेरू चले गए थे। वहाँ के लोगों को मोटर कार और बाइक की इंजीनियरिंग समझाने का शायद कोई असाइनमेंट रहा होगा उनके पास। राहुल गांधी का ये व्यवहार टिपिकल टूलकिट वाला कैसे है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई का ये लेख देखिए। किदवई बताते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य राहुल गांधी के नए सलाहकार हैं। किदवई इसी लेख में ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने बातचीत में खुद ये बात कही है कि वे विदेश में बैठे लोग उन्हें बताते हैं कि भारत के चुनावों में कुछ गड़बड़ है। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। पहली ये कि कांग्रेस इस समय वैचारिक तौर पर सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं कर रही, बल्कि लेफ्ट की पॉलिटिक्स कर रही है, और राहुल गांधी लंबे समय से कम्युनिस्टों की सलाह पर चल रहे हैं। पहले उनके वैचारिक गुरु सीताराम येचुरी थे जो लेफ्ट के थे, और इस समय उनके गुरु दीपांकर भट्टाचार्य हैं जो लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट वाले हैं। इसके अलावा जैसा किदवई ने बताया, राहुल गांधी विदेशियों के अनुसार भी चल रहे हैं, मतलब विदेशी टूलकिट पर चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी सेंटर में नहीं है, लेफ्ट की राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? नेहरू और इंदिरा ने भी लेफ्ट की राजनीति की है, सही बात है। नेहरू और इंदिरा लेफ्ट की ओर झुके थे, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक समझ परिपक्व थी। वे व्यवहारिक राजनीति करते थे। लेफ्ट की ओर झुके होने के बाद भी नेहरू गणतंत्र दिवस की परेड में RSS को बुलाते हैं। वामपंथ की राजनीति करने के बाद भी इंदिरा गांधी वीर सावरकर को भारत का वीर पुत्र बताते हैं। मतलब ये कि नेहरू इंदिरा भारत की राजनीति को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते थे, और भारत की राजनीति कभी लेफ्ट और राइट की नहीं रही। यहाँ तक कि जिस सोशलिस्ट राजनीति को भारतीय राजनीति का आधार माना जाता है, वह भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रही। लोहिया जी को ही ले लीजिए, वे सोशलिस्ट थे, परंपरावादी भी थे। भारत के डीप रूटेड धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में उनकी आस्था थी। और लोहिया ही क्यों, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसके बड़े उदाहरण हैं। वे जनसंघ के थे, लेकिन पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उन्होंने इंदिरा गांधी का खुलकर समर्थन किया। लेकिन राहुल गांधी की कम्युनिस्ट राजनीति में ग्रे स्पेस की कोई जगह नहीं है। उनकी राजनीति ब्लैक एंड व्हाइट है, जैसी राजनीति पश्चिम देशों में दिखाई देती है। जी, अमेरिका और यूरोप में इसी तरह की राजनीति होती है। वहाँ आप टोरी हैं या लेबर हैं, डेमोक्रेट हैं या रिपब्लिकन हैं। वेस्ट की पॉलिटिक्स में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे का कोई स्थान नहीं है। ग्रे को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि लोहिया जी सबसे बड़े सोशलिस्ट थे, लेकिन वे परंपरावादी भी थे। नरेंद्र मोदी कथित तौर पर दक्षिणपंथ के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं, लेकिन वे बैंक अकाउंट खोलकर, अन्न बांटकर, मुफ्त इलाज देकर सबसे बड़े सोशलिस्ट नेता दिखाई देते हैं।
बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य वामपंथी पार्टी से मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्हें बंगाल में इंडस्ट्री लाने के लिए प्रयास करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। मतलब यह है कि भारतीय राजनीति में हमेशा से ग्रे स्पेस रहा है, लेकिन राहुल गांधी इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। वे वीर सावरकर के लिए सीधे अपमानजनक शब्द बोलते हैं। वे ये बात मानकर चलते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वही सत्य है। राहुल गांधी को अपने शब्दों पर, सोच पर, सिद्धांतों पर, भाषा पर किसी तरह का कोई डाउट नहीं है और यही बात उन्हें परंपरागत भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिसफिट बनाती है, क्योंकि खुद के बारे में ऐसे विचार न केवल भारतीय राजनीतिक दर्शन के खिलाफ हैं, बल्कि व्यवहारिक सामाजिक आचरण के भी खिलाफ हैं। और यही बात साबित करती है कि उनकी राजनीति में कुछ भी भारतीय नहीं है, बल्कि वे वेस्ट की टूल किट पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के भारतीय राजनीतिक पटल पर उभरने से पहले स्क्रीन प्ले या फिर टूल किट लिखकर राजनीति में माहौल बनाने का काम शायद ही होता था। यह वेस्ट की टूल किट का ही प्रभाव है कि पिछले लगभग 7-8 साल से कांग्रेस ने ज्यादातर ऐसे मुद्दों को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जो मैन्युफैक्चर्ड थे। चाहे वो पेगासस का फर्जी केस हो जिस पर राहुल गांधी ने कोर्ट में बाद में माफी मांग ली, चाहे राफेल का फर्जी मामला हो, चाहे अडानी के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियान हो या फिर कथित मुस्लिमों के खिलाफ नफरत के मामले पर हंगामा हो, सब कुछ पश्चिम से शुरू किया गया और राहुल गांधी ने उसे देश में आगे बढ़ाया। अब समझा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पर आज इलेक्शन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा उद्योग है, पर भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। पर कांग्रेस पार्टी ने आज इसे ही पूरी तरह से अपनी राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस का प्रचार और राहुल गांधी को नेता बनाने के सारे प्रयास पश्चिम की इसी टूल किट का नतीजा है। राहुल गांधी के लिए जननायक जैसा प्रीफिक्स इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुछ लोगों को बुलाकर उनके सामने बिठाया जाता है ताकि वे भारतीय राजनीति से संबंधित किसी इररिलेवेंट टॉपिक पर रटा हुआ अपना ज्ञान दें। ये विजुअल क्रिएट करके एक व्यक्ति को नेता बनाने का ऐसा प्रयास भारतीय राजनीति में पहले शायद ही देखा गया हो। अच्छा, ये सोच इस बात को अभी सबूत है कि राहुल गांधी की पार्टी देश के नागरिकों के इंटेलेक्ट का मजाक उड़ाती है। दोस्तों, देश की राजनीति में कभी भी नेताओं ने या फिर दलों ने दूसरे नेताओं की पदवी का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। मतलब दूसरे नेताओं की पदवी चोरी नहीं की। चौधरी साहब कहेंगे तो हमें चौधरी चरण सिंह याद आएंगे, पंडित जी कहेंगे तो नेहरू याद आएंगे, बाबूजी कहेंगे तो कल्याण सिंह याद आएंगे, जननायक कहेंगे तो कर्पूरी ठाकुर याद आएंगे। मतलब पहले देश के किसी नेता ने दूसरे नेता की पदवी चोरी करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने राहुल के लिए कर्पूरी ठाकुर की पदवी चोरी करने का प्रयास भी किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी फार लेफ्ट टू सेंटर कैसे गए। देखिए, राजनीति में किसी नेता पर इन्फ्लुएंस या तो वैचारिक होता है या फिर फैमिली से होता है। कांग्रेस वैचारिक तौर पर पहले कभी रिजिड नहीं रही, जैसा कि हमने आपको बताया। आज़ादी के संघर्ष के दौरान कांग्रेस को जिन्ना और मुस्लिम लीग हिंदुओं की पार्टी कहते थे। कई बार नेहरू को प्रो हिंदू कहा गया। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस प्रो मुस्लिम हो गई क्योंकि उसे शायद मुस्लिम लीग की कमी पूरी करनी थी। फिर नेहरू कभी सोशलिस्ट रहे, कभी गांधीवादी रहे, कभी पूंजीवादी रहे, कभी लेफ्ट में भी गए। इंदिरा गांधी भी लेफ्ट की ओर गई। इस तरह कांग्रेस वैचारिक तौर पर रिजिड नहीं रही, लेकिन नेहरू गांधी खानदान पर फैमिली का इन्फ्लुएंस पड़ा। जवाहरलाल नेहरू पर मोतीलाल का चारित्रिक असर था। मेरा मतलब ये है कि जवाहरलाल ने अपने पिता से सीखा कि सत्ता में रहने और बने रहने के लिए किसे साथ लेकर चलना है। इंदिरा गांधी पर नेहरू का प्रभाव पड़ा और राजीव पर इंदिरा का। इसी कड़ी में राहुल गांधी पर सोनिया गांधी का वैचारिक असर है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने जब होश संभाला तब तक उनके पिता राजीव गांधी नहीं रहे थे। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी माता सोनिया गांधी की राजनीति को करीब से देखा। याद रखिए, सोनिया गांधी इटालियन मूल की हैं और भारत में आने के कई साल बाद तक उन्होंने देश की नागरिकता नहीं ली थी। 2004 में जब यूपीए ने चुनाव जीता था तो उस समय उनका इटालियन होना एक बड़ा मुद्दा बना था। ये भी याद रखिए कि राहुल गांधी की थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ अगर बनी है तो वो 2004 के बाद ही बननी शुरू हुई है। ये हम सभी जानते हैं कि 2004 के बाद सोनिया गांधी ने एनएसी बनाकर सरकार चलाई। उस एनएसी में वामपंथी, कम्युनिस्ट, कथित लिबरल और एक्टिविस्ट भरे हुए थे। ऐसे एक्टिविस्ट जो पहले से सोरोस जैसे भारत विरोधी संगठनों के विदेशी पैसों पर निर्भर करते आए थे। ऐसे में राहुल गांधी का लेफ्ट की ओर जाना लगभग तय था। उन्होंने जो देखा वही वे कर रहे हैं। पहले लंबे समय तक राहुल गांधी ने सीताराम येचुरी से सलाह ली और अब दीपंकर भट्टाचार्य उनके राजनीतिक सलाहकार हैं। यहाँ दो बातें ध्यान से समझिए। पहली ये कि राहुल गांधी जिस विदेशी टूलकिट से चलते हैं वो टूलकिट भी पॉलिटिक्स को ब्लैक एंड व्हाइट देखती है, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया। इसके अलावा वे जिस कम्युनिस्ट विचारधारा से पोषित हो रहे हैं वह विचारधारा भी राजनीति को ब्लैक एंड व्हाइट के चश्मे से ही देखती है। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स जो लिख गए, जो कह गए, वही हार्डकोर कम्युनिस्ट उसी लिखे को एकमात्र सत्य मानते हैं। वही उनकी विचारधारा है
उदाहरण के लिए जेएनयू को कम्युनिस्टों का गढ़ कहा जाता है, हालांकि अब वैसा कोई गढ़ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी वामपंथी छात्र संघ वहाँ चुनाव जीतते हैं। तो जेएनयू की दीवारों को अंदर या तो आप वामपंथी हैं या फिर दक्षिणपंथी हैं, जबकि जेएनयू की दीवारों के बाहर यानी देश में राजनीति ऐसे नहीं चलती। भारतीय राजनीति मार्क्स की राजनीति से अलग है, जेएनयू की राजनीति से अलग है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। इस तरह एक बात साफ है कि राहुल गांधी की पूरी राजनीति में कुछ भी भारतीय नहीं है। उनकी टूलकिट वेस्ट की है और उनकी वैचारिक खाद पानी जेएनयू की है, जबकि जेएनयू देश नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी देश की राजनीति से इस समय पूरी तरह कटे हुए दिखाई देते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी बैक टू बैक सभी राज्यों में चुनाव बुरी तरह से हार रही है। यही कारण है कि पूरे देश में कांग्रेस लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गई। अब कोई कह सकता है कि फिर इंदिरा गांधी कैसे सफल हो गई, वे भी लेफ्ट की ओर झुकी हुई थी। सही बात है, इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा उसी लेफ्ट विचारधारा से प्रभावित था। अब इसे थोड़ा सा विस्तार से समझिए। एक नेता किस तरह लोगों से सलाह लेता है, किस तरह के लोगों से घिरा रहता है, उसी से उसकी वैचारिकी तय होती है, उसके फैसले प्रभावित होते हैं। देश की राजनीति में इंदिरा गांधी के समय कोटरी शब्द प्रचलन में आया। इंदिरा की कोटरी में पीएन हक्सर, आरएन काऊ, आरके धवन, जॉन मैथाई जैसे लोग थे और कई घोषित वामपंथी भी थे। तो इंदिरा गांधी लेफ्ट की ओर गईं, लेकिन उन्हें भारतीय राजनीति की व्यवहारिकता की समझ थी, भारतीय राजनीति कैसे चलती है इसकी समझ थी। लेफ्ट की ओर जाकर भी उन्होंने अपनी राजनीति से भारतीयता को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। इसके बाद राजीव गांधी आए। राजीव गांधी को भी भारतीय राजनीति की उतनी समझ नहीं थी, इसलिए वे अपने साथ अपने मित्रों को लाए और उन्हीं की कोठरी में रहने लगे। राजीव की कोठरी में अरुण नेहरू, अरुण सिंह, सुमन दुबे जैसे लोग थे। वे अमिताभ बच्चन को भी लेकर आए, हालांकि अमिताभ ज़्यादा समय तक राजनीति में टिक नहीं पाए। तो राजीव गांधी को लगता था कि उनके मित्र ही सबसे अच्छे एडवाइजर हैं, तो वे ही सबसे अच्छी सलाह देंगे। वे अपने मित्रों के कहने पर चले। इसके बाद राहुल गांधी आए तो इनके पास सलाहकार रेफरेंस से आए, एनएसी वाले समूह से आए, वामपंथी और कथित उदारवादियों वाले समूहों से आए, एक्टिविस्ट समूहों से आए, कुछ टूलकिट के आधार पर भी शायद भेजे गए होंगे। तो राहुल गांधी की कोठरी में कम्युनिस्ट भरे गए। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी को भारतीय राजनीति की समझ नहीं है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया। तो कोठरी के निर्देश पर शहजादे चलते जा रहे हैं, लगातार हारते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी राजनीति पर अड़े हैं, उसी टूलकिट पर अटके हैं, उन्हीं कम्युनिस्टों की कोठरी से घिरे हैं, जिनकी राजनीति में कुछ भी भारतीय नहीं है। ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी पहले टूलकिट गांधी हैं। जो भी है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी अपनी इस राजनीति से सिर्फ जेएनयू में छात्र संघ का चुनाव जीत सकते हैं। खैर, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? राहुल गांधी की राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी बताएं, हम ज़रूर उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।